ओके, हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th। ये क्वेश्चन पेपर 2025 का साइंस का, और इसमें हम सॉल्व करेंगे सिर्फ फिजिक्स के क्वेश्चंस। तो मेरे पास है सेट 1, दिस इज सेट 1, और इसी तरह सेट 2 होगा और सेट 3। सेट 1 के मैं फिजिक्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस रहेंगे सेट 2 में, सिर्फ उनके ऑर्डर चेंज हो जाएंगे। अगर डिफरेंट हुए इन दो में तो वो भी सॉल्व करूंगा मैं, और इन्हीं सब की एक कंपाइल्ड वीडियो बनाऊंगा। तो इसमें सिर्फ आपको मिलेंगे फिजिक्स के क्वेश्चंस। तो पहला जो फिजिक्स का क्वेश्चन है इस सेट 1 में, वो है क्वेश्चन नंबर 30। इसमें दिया है मिरर एक्स is used to concentrate sunlight in solar furnace, और मिरर y जो है is fitted on the side of the vehicle to see the traffic behind the driver. Which of the following statements are true for the two mirrors? तो एक है आपका मिरर x। तो जो मिरर x है that is used to concentrate sunlight, और ये यूज कर रहे हैं सोलर फर्नेस। सो इसे हम यूज कर रहे हैं सोलर फर्नेस में। अब सोलर फर्नेस में जो मिरर यूज कर रहे हैं, इसका मतलब हमने, और इसमें दिया भी है कि ये कॉन्सेंट्रेट करता है सनलाइट को। दिस इज यूज टू कॉन्सेंट्रेट सनलाइट। अब सनलाइट को कॉन्सेंट्रेट करेगा तो ये जो फंक्शन है ये है कनकेव मिरर। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ ए कनकेव मिरर। क्यों? क्योंकि कनकेव मिरर जो है वो बनाता है रियल, तो इस केस में बनाएगा रियल और डिमिनिश्ड इमेज। और रियल डिमिनिश्ड इमेज बनती है फोकस पे। क्यों बनेगी? क्योंकि इस केस में जो रियल डिमिनिश्ड इमेज ये बना रहा है वो है सन। तो सोलर फर्नेस है ये। तो रियल डिमिनिश्ड इमेज जो बना रहा है वो सन की, और सन जो है वो है एट इन्फिनिटी। सन जो है वो इन्फिनिटी पे है। तो ऑब्जेक्ट है सन, सन इज एट इन्फिनिटी, तो ये बना रहा है। तो इस केस में इन्फिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट है सन, उसकी रियल डिमिनिश्ड इमेज बन रही है फोकस पे। तो इसमें जो मैच कर रहा है एक्स के लिए, तो एक्स के लिए आपके पास दो ही ऑप्शंस हैं यहाँ पर। फर्स्ट एक है मिरर एक्स इज रियल इमेज एट इट्स फोकस, इमेज फॉर्म बाय। दूसरा है इमेज फॉर्म बाय मिरर एक्स इज वर्चुअल डिमिनिशन है। इसमें वर्चुअल तो नहीं है, तो ये ऑप्शन जो एक्स के लिए करेक्ट है वो है वन। तो वन करेक्ट है। अब आ जाते हैं मिरर वाई के लिए। अब जो मिरर वाई है, ये जो मिरर वाई है हम यूज कर रहे हैं ऑन द साइड ऑफ the vehicles to see traffic behind. So on the side of the vehicles, see traffic. अब ट्रैफिक देखना है तो हमें पता है यहाँ पे यूज होगा कन्वेक्स मिरर। सो वी आर यूजिंग द कन्वेक्स मिरर। और कन्वेक्स मिरर जो है हमेशा बनाएगा वर्चुअल, और वर्चुअल होगी तो इरेक्ट। और क्योंकि हमें वाइडर व्यू देखना है तो डिमिनिश्ड इमेज बनाएगा, तो इट विल फॉर द डिमिनिश्ड इमेजेस। अब ये y के लिए जो ऑप्शन मैच होती है, y के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, सेकंड एंड फोर्थ। द इमेज फॉर्म बाय मिरर y इज वर्चुअल डिमिनिश्ड एंड डायरेक्ट, और दूसरी में दिया है रियल डिमिनिश्ड एट इट्स फोकस। तो ये तो गलत है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, जिसमें है वन एंड टू। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें दिया है ओल्ड पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एन आई डिफेक्ट caused by weakening of ciliary muscles and diminishing flexibility of the eyelids. अगर डिफेक्ट ऑफ विजन जो है वो ए है, विच कैन बी, और उसे करेक्ट करने के लिए लेंस बी यूज करते हैं, तो ए और बी क्या है? मतलब आपको डिफेक्ट ऑफ विजन का नाम और जिस लेंस से करेक्ट किया है वो बताना है। अब इसमें मेंशन है ओल्ड पर्सन, तो ये आई डिफेक्ट जो है ये कॉमन है ओल्ड एज। सो दिस आई डिफेक्ट इज कॉमन इन ओल्ड एज। ये ओल्ड एज में होता है। तो ये डिफेक्ट है कॉमन ओल्ड एज में।
और ये हो रहा है वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल्स एंड डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आईलिड्स। तो इससे क्या होता है, आपके जो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स हैं, टू सी नियर बाय एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि जो मसल्स जो है वो वीक हो चुके हैं, ये जो सिलरी मसल्स हैं दे आर वीक, और उनकी फ्लेक्सिबिलिटी भी जो है वो अब वैसी नहीं है जैसे कि यंग एज में होती है। तो वी आर नॉट एबल टू सी नियर बाय एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। तो ओल्ड एज में जो आई डिफेक्ट जो होता है इसे हम बोलते हैं प्रेसबायोपिया। और इसको करेक्ट, क्योंकि प्रेसबायोपिया वाली एक ही ऑप्शन है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो फोकल लेंस है उसके सामने वो बाइफोकल लेंस है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो हमारा जो आई लेंस है दैट इज हेल्ड बाय द सिलियरी मसल्स, ये सिलियरी मसल्स है। ये सिलियरी मसल्स इसको रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट करने पे इसको, ये जो लेंस जो है ये थिन या थिक होता है। तो ये जो मसल्स है, ये सिलियरी मसल्स, ये ही वीक हो जा रही है। तो इसका मतलब है अब जो ओल्ड एज में जो एबिलिटी थी, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आई लेंस की, वो डिमिनिश हो चुकी है बिकॉज ऑफ द वीक सिलियरी मसल्स। और इसी से वीकनिंग ऑफ द सिलियरी मसल्स से नाउ दे कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट, or they cannot increase or decrease the curvature of the islands by relaxing and contracting। तो इसलिए हमें पास के और दूर के ऑब्जेक्ट्स देखने में डिफिकल्टी आएगी, विच इज कॉल्ड प्रेसबायोपिया, ओल्ड एज डिफेक्ट ऑफ आई। और इसे करेक्ट करते हैं बाइफोकल लेंस। बाइफोकल लेंस से हमें हेल्प मिलती है दोनों ही दूर के और पास के ऑब्जेक्ट्स देखने में। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, और assertion and reasoning based। इसमें दिया है नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर। तो ये है no, क्योंकि दो कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं करेगी। और द कंपास नीडल कैन नॉट पॉइंट टू डायरेक्शंस एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये भी ट्रू है। तो assertion भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है। रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, क्योंकि अब लेट्स से दिस इज बार मैग्नेट, और इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो रहती है ऐसे। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दे फॉर्म क्लोज लूप्स। अब ये कभी भी इसमें लिखा है नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर फाउंड टू क्रॉस ईच, कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं करेगी, मतलब यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरफ को नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि किसी भी पॉइंट पे अगर आपको इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन निकालनी, तो यहाँ पे हम एक टेंजेंट बनाते हैं। तो दैट टेंजेंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। अब यहाँ पे इस वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन के लिए, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है लाइन के लिए, अगर मैं टेंजेंट बनाऊं तो वो मुझे डायरेक्शन देगी इस तरफ। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ गिवन बाय द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। सो सो ये इधर को डायरेक्शन थी। और अगर मैं इस वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन के लिए अगर मैं टेंजेंट बनाऊं तो वो मुझे इधर देगी। तो टेंजेंट्स मैंने बताया था कि वो हमें देती है डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन एट दैट पॉइंट। तो इस पॉइंट पे बन गई आपकी दो डायरेक्शंस। इस मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है इधर, और इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है इधर का। तो एक पॉइंट पे अगर आप यहाँ कंपास निडल रखोगे तो एक ही पॉइंट पे ये कंपास निडल जो है वो दो डायरेक्शन में अलाइन नहीं कर सकती। तो बोलने का मतलब ये है कि अगर ऐसा हुआ, अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर गई, तो वहां पे उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शंस होंगी, विच इज नॉट पॉसिबल। इसलिए कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं करती हैं। तो ए भी ट्रू है, आर भी ट्रू है, और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की। तो हमारी जो ऑप्शन है दैट इज ए। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आपको जो चूज करना है, बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू, एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, और इसमें दिया है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कनकेव लेंस। तो इसमें है कनकेव लेंस जिसकी फोकल लेंथ है 30 सेंटीमीटर। तो अगर हम कनकेव लेंस बनाएं तो लेट्स से दिस इज द कनकेव लेंस, ये है ऑप्टिकल सेंटर। और ये हम बनाएंगे, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस,
let this be the principal axis passing through the optical center. Okay, तो ये है ऑप्टिकल सेंटर, ये है कनकेव लेंस. नाउ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर. ऑब्जेक्ट जो प्लेस्ड है 60 सेंटीमीटर पर, फोकल लेंथ है 30 सेंटीमीटर. अभी क्योंकि कनकेव लेंस है तो इसमें साइन कन्वेंशन लगा है, तो फोकल लेंथ को लेंगे हम नेगेटिव. द फोकल लेंथ इज नेगेटिव 30 सेंटीमीटर. सो लेट्स से ये है प्रिंसिपल फोकस. तो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं हम फोकल लेंथ, विच इज 30 सेंटीमीटर. और फिर हमें दिया है ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर. तो ट्वाइस द फोकल लेंथ पे आपका ऑब्जेक्ट है. लेट दिस ऑब्जेक्ट बी ए बी. तो ये है ऑब्जेक्ट. नाउ यूज द लेंस फॉर्मूला टू फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म इन दिस केस. ओके, तो यू ऑब्जेक्ट प्लेस है आपका 60 सेंटीमीटर पे. साइन कन्वेंशन लगाए बिकॉज इट्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कन्वेक्स लेंस, इसमें हम नेगेटिव. तो लेंस फॉर्मूला यूज करके हमें पोजीशन ऑफ द इमेज निकालनी है, मतलब आपको वी निकालना है. तो यूजिंग लेंस लेंस फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, where v and u are the image and the object distance respectively. तो हमें निकालना है 1/v, तो ये हो जाएगा 1/f प्लस 1/u. अब f है आपका जो फोकल लेंथ है वो -30. सो दिस इज -30 प्लस -60, ये हो जाएगा -1/30. -1/60 एलसीएम रहेगा 60. दिस इज -2 माइनस, तो ये हो गया -1/20. तो -1/20. ओके, तो 1/u है -1/20, तो v हो गया -20 सेंटीमीटर. इसका मतलब है जो इमेज है वो दैट इज फॉर्म ऑन द सेम साइड जहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, और क्योंकि नेगेटिव है तो इमेज डिस्टेंस जो है -20 सेंटीमीटर है. तो दिस इज द पोजीशन ऑफ द इमेज, और इसमें आप लिख सकते हो इमेज इज फॉर्म एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट. तो लास्ट में आप लिख सकते हो image is formed at a distance of 20 centimeter on the same side where the object is. और जो नेचर ऑफ द इमेज है वो होगी वर्चुअल. सो दिस इज virtual erect and diminished on the same side. नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है क्वेश्चन नंबर 25. A wire of resistance R is cut into 3 equal parts. 3 equal parts. If these 3 parts are then joined in parallel, calculate the total resistance of the combination so formed. तो आपको दिया है एक वायर है और दिस वायर इज कट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स. तो इसके कर दिए 3 इक्वल पार्ट्स. Let these be the 3 equal parts. अगर 3 इक्वल पार्ट्स किए हैं तो तीनों की रेजिस्टेंस भी फिर सेम हो जाएगी. लेट्स से पूरी वायर की जो रेजिस्टेंस है वो है R. तो पूरी वायर की रेजिस्टेंस जो है वो R है, तो हर एक पार्ट की रेजिस्टेंस भी इक्वली डिवाइड हो जाएगी. हर एक पार्ट को R/3 हो जाएगी. 3 इक्वल पार्ट हैं तो R/3 हो जाएगी. अब इन 3 पार्ट्स को कनेक्ट किया है पैरेलल में, ये 2 और 3, इनको कनेक्ट कर दिया पैरेलल में. तो हर एक पार्ट की रेजिस्टेंस जो है वो R/3 है, R/3 है, R/3 है, और इनको कनेक्ट कर दिया पैरेलल में. पैरेलल में कनेक्ट करने का मतलब है सभी का जो एक एंड है, सभी वायर्स का जो सभी पार्ट्स का जो एक एंड है दैट इज कनेक्टेड टू वन एंड ऑफ द बैटरी. लेट्स से ये है बैटरी, और सभी का दूसरा एंड पकड़ के कनेक्ट कर दिया बैटरी के दूसरे एंड के साथ. लेट्स से दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल
और ये है पॉजिटिव टर्मिनल, करंट फ्लो कर रहा है ऐसे। ओके, अब आपसे पूछा है इस ये जो कॉम्बिनेशन है पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इसकी टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल हमें पता है कि रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस इन पैरेलल ऑफ द कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल पार्ट्स। तो ये 1 बाय हो जाएगा R3, 1/R3 प्लस 1/R3, तो सभी हो जाएंगे 3/R, 3/R प्लस 3/R विच इज इक्वल टू 9/R। तो 1/P हो गया रेसिप्रोकल ऑफ the net resistance of the combination is equal to the sum of the reciprocal of the individual resistances in parallel। तो ये हो गया आपका 9/R, हमें निकालना है रेजिस्टेंस इन पैरेलल, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा R/9। तो जो कॉम्बिनेशन हुआ उसकी जो रेजिस्टेंस थी वो है R/9। ओके, नेक्स्ट पार्ट जो है उसमें पूछा है डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। तो आपसे पूछा है डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर एंड व्हेन डू वी से दैट पावर कंज्यूम्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज 1 वाट। तो 1 वाट भी आपको डिफाइन करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक पावर आपसे पूछा है, दिस इज पार्ट बी। इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो रेट एट विच electrical energy is consumed in an electric circuit is called electric power and it is denoted by P। अब मेरा ये मानना है कि जब भी फिजिक्स में आपसे डेफिनेशन पूछते हैं तो उसका फॉर्मूला, उसका एसआई यूनिट जरूर लिखें। तो डेफिनेशन से जो फॉर्मूला बनता है वो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगी जितना कि वर्क डन होएगा। अब हमें पता है V इज इक्वल टू होता है W/Q। तो W इज इक्वल टू हो जाएगा V इंटू Q। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने V इंटू Q/T। अब Q इस चार्ज, तो हमें पता है I इज इक्वल टू Q/T। अब यहाँ Q इज इक्वल टू हो जाएगा I इंटू T। तो मैंने लिख दिया I इंटू T/T, Q को रिप्लेस कर दिया तो P बन गया V इंटू I। तो इट इज मेजर कैसे करेंगे, इट इज मेजर एज अ प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। ओके, तो आप सबको ये डिराइव करने की जरूरत नहीं है, ये आपको सिर्फ यही लिखना है, इट इज मेजर एज अ प्रोडक्ट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस एंड द करंट। ओके, नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन में पूछा है आपसे कि 1 वॉट की डेफिनेशन। तो 1 वॉट जो है, अब 1 वॉट, 1 वॉट कब बनेगा। तो इसका जो एसआई यूनिट है वो वॉट है, which is divided by W। वॉट हम लिखते हैं इसमें। ओके, तो W इसका सिंबल है। अब ये अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला P इज इक्वल टू V इंटू आई है। तो अगर मेरे को इससे पावर को 1 वॉट करना है तो पोटेंशियल डिफरेंस को 1 वोल्ट और करंट को 1 एम्पियर करना पड़ेगा। तो ये बनेगी 1 वॉट की डेफिनेशन। तो 1 वॉट की डेफिनेशन जो होगी वो हम लिखेंगे पावर इज सेड टू बी 1 वॉट। तो पावर इज सेड टू बी 1 वॉट इन इलेक्ट्रिक सर्किट जब 1 एम्पियर का करंट फ्लो करता है सर्किट में और पोटेंशियल डिफरेंस है 1। हम लिखेंगे यहाँ पे पावर ऑफ an electric circuit is said to be 1 watt when
कब होगी 1 वॉट? जब 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा, व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोज, व्हेन 1 एम्पियर ऑफ current flows on applying the potential difference of 1 वोल्ट, तब हम बोलेंगे पावर 1 वॉट है। तो 1 वॉट इज इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, और इसमें पूछा है ड्रॉ रे डायग्राम्स टू फॉर्म to show the nature, position, and relative size of the image formed by a convex mirror when the object is placed at infinity। तो पहला केस जो है वो है आपका when object is at infinity। ओके, तो हमें बना ये रे फॉर्मेशन रे डायग्राम बनाना है इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर। तो लेट्स ड्रॉ ए कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर मैंने ऐसे बना दिया, और ये है इसका नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। let this be the non-reflecting surface। Okay, let this be the pole, center of curvature is behind the mirror, this be the focus, और ये जो ये है principal axis, passing through pole, center of curvature and focus, ये है principal axis। अब object जो है that is at infinity। Object is at infinity, तो object जो है that is at infinity, let's say this is the object AB। तो इसकी कंसिडर करेंगे हम सारी rays that is coming from the object parallel to the principal axis। जितनी भी rays of light parallel to the principal axis आएंगे वो सब हम कंसिडर करेंगे। तो ये हम बना लेते हैं rays of light that are coming from infinity। तो ये सब आ रही है infinity से। ऑब्जेक्ट इज एट infinity, ये ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट को डिनोट करते हैं AB से। इट्स प्लेस्ड एट infinity। Okay, so all the rays of light are coming from infinity। हमने कंसिडर कर ली पैरेलल वाली rays of light। ये पैरेलल rays of light है, दो मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ले ली, दो ड्रॉ कर लेते हैं नीचे की तरफ, और इसकी डायरेक्शन लेनी है, दे आर कमिंग फ्रॉम द infinity। दे आर कमिंग फ्रॉम infinity। ओके, तो ये rays of light जब कन्वेक्स मिरर के ऊपर यहाँ पे इंसिडेंट होंगी तो ऐसा लगेगा कि ये प्रिंसिपल फोकस से आ रही है रिफ्लेक्ट होने के बाद। ये तो ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई यहाँ पे, रिफ्लेक्ट होकर इधर को डाइवर्ज होगी, तो ये इधर को डाइवर्ज होगी। रिफ्लेक्ट होने के इधर को डाइवर्ज होगी, लेकिन हमें लगेगा कि ये इधर से आ रही है, ये फोकस से आ रही है। तो हमें एज्यूम किया है, तो इन रेज ऑफ लाइट को हमें बनाना है डॉटेड। तो ये लगेगा कि यहाँ से आ रही है, बिल्कुल फोकस से अपीयर हो रही है। ओके, तो ऑब्जेक्ट जो है आपका बनेगा, सॉरी इमेज जो बनेगा, ऑब्जेक्ट तो इंफिनिटी पे है, जो इमेज जो बनेगी वो है फोकस पे, क्योंकि सारी रेस ऑफ लाइट दे ऐसा अपीयर हो गया कि फोकस आ रही है, तो आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे इमेज जो है फोकस पे बनेगी। तो दैट इज वेयर द इमेज इज फॉर्म। तो इस केस में हम सबसे पहले लिखेंगे पोजीशन ऑफ इमेज, सॉरी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं। ऑब्जेक्ट जो है वो है इंफिनिटी पे, और इमेज जो आपकी बनी वो बनी फोकस पे। पोजीशन ऑफ इमेज जो है वो है एट फोकस। अब जो साइज ऑफ इमेज है, क्योंकि पॉइंट साइज इमेज है, तो दिस इज, हम यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट साइज्ड एंड डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। आप लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो हाईली
diminished and point sized। ओके, तो ये होगा। और नेचर क्या होगा इमेज का? क्योंकि इस केस में जो रेस ऑफ लाइट है वो एक्चुअली मीट नहीं कर रही है, हमने इसमें ऐसा अपीयर हो रहा है कि फोकस में से आ रही है, तो ये है आपकी वर्चुअल। और वर्चुअल जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है वो इरेक्ट ही रहती है। तो ये है आपका रे डायग्राम इन केस ऑफ ए convex mirror when the object is placed at infinity। ओके, नेक्स्ट आपसे दिया है बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। अब ऑब्जेक्ट को ले जाते हैं बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल पे। तो बी पार्ट, फिर से मुझे बनाना है कन्वेक्स मिरर। लेट दिस बी द पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, और ये प्रिंसिपल एक्सिस। अब ऑब्जेक्ट जो है थोड़ा सा पोल और इन्फिनिटी के बीच में, इधर है इन्फिनिटी और ये है पोल, तो ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ रखा। ऑब्जेक्ट अब यहाँ पे बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी। और ऑब्जेक्ट को डिनोट कर दिया ए, दिस इज ए, दिस इज ऑब्जेक्ट। ओके, सो इस केस में इमेज फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये यहाँ पे इंसिडेंट होके रिफ्लेक्ट होगी और ऐसा लगेगा कि फोकस में से आ रही है। क्योंकि ये अपीयर हो रही है तो इसको हम बनाएंगे डॉटेड, ये बना देंगे डॉट। तो ये पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट है इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और ये इधर को गई, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इधर को डाइवर्ज हो। अब हमें एक और रे ऑफ लाइट चाहिए, तो हम उसे ले लेते हैं, एक रे ऑफ लाइट लेते हैं दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जो रे ऑफ लाइट डायरेक्ट होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, वो अपने पाथ को वैसे ही रिट्रेस करेगी, ऐसे गई और रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे ही आ जाएगी। और ये जो है इसे आपने करना है डॉटेड। तो अब ये जो यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, जो जैसे हमने कहा था कि एक रे ऑफ लाइट जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई, वो ऐसा अपीयर हो रहा है कि फोकस में से आ रही है। और दूसरी रे ऑफ लाइट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ डायरेक्टेड है, वो अपने पाथ को रिट्रेस करेगी, ये इंटरसेक्ट हो रही है इस पॉइंट पे। ओके, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है, तो यहाँ पे आपकी बनेगी इमेज। तो इमेज बनेगी यहाँ पे, ये बनेगी इमेज। अब इमेज जो है ये, दिस इज इरेक्ट, ये इरेक्ट इमेज है। और इमेज को हम डिनोट करते हैं ए डैश बी डैश, क्योंकि इरेक्ट है तो इसका मैंने एरो जो है वो ऊपर की तरफ पॉइंटेड अपवर्ड्स है। ओके, अब इसमें लिखते हैं हम ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, इमेज कहाँ पे बनती है, पोजीशन ऑफ, सबसे पहले है लिखेंगे ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी, पोल और इंफिनिटी के बीच में है ऑब्जेक्ट। ओके, इमेज कहाँ बनी, पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज जो है वो पोल और फोकस के बीच में है, बिटवीन पी एंड एफ। तो बिटवीन पी एंड एफ, या आप लिख सकते हो पी एंड एफ इज बिहाइंड द मिरर, दिस इज बिहाइंड द मिरर। ये होगी पोजीशन ऑफ इमेज। अब साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज यहाँ पे ऑब्जेक्ट, इमेज जो है ऑब्जेक्ट से छोटी है, तो आप इसमें लिख सकते हो डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड नहीं है, कुछ साइज आपको मिलेगा, तो डिमिनिश्ड। अब नेचर, नेचर आप कैसे पता करोगे, यहाँ रेज एक्चुअली मीट नहीं कर रही है, एक्चुअली मीट नहीं कर रही है। हमने सपोज किया है कि जो रे ऑफ लाइट
पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसा अपीयर हो रहा है कि फोकस में से आ रही है। तो हमने जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिया है वो उन रेस ऑफ लाइट की इंटरसेक्शन है जिन्हें हमने माना है कि वहां से वो अपीयर हो रही है। तो अपीयर हो रही है तो ये है वर्चुअल, और वर्चुअल तो हमेशा रहेगी इरेक्ट। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू राइट। और ये है इमेज। यहाँ पे आप बना सकते हो नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसकी तरफ, तो ये है कन्वेक्स मिरर। ओके, तो हमने लिख लिया व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस एन इन्फिनिटी बिटवीन 10 पोल ऑफ मिरर। ये डन है क्वेश्चन नंबर 31। लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, और वी हैव टू कंसीडर द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक सर्किट। इस इलेक्ट्रिक सर्किट में ये दो रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है पैरेलल में, एमीटर कनेक्टेड है, these two are in parallel, this is the key, this is the battery with the positive and the negative terminal with 15-volt potential difference. We have to calculate the total resistance of the circuit. सबसे पहले कैलकुलेट करना है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। सो टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले जो हम निकालेंगे, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है 10 ओम और 15 ओम का, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 10 एंड 15 ओम की पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 10 ओम एंड 15 ओम की जो कंबाइंड रेजिस्टेंस है उसे मान लेते हैं R1। और हमें पता है ये पैरेलल में है, तो the reciprocal of the net resistance is equal to sum of the reciprocal of the individual। और 10 और 15 का LCM that's 30, this is 3 plus 2 which is 5 by 30, और ये है 1 by 6। अब ये आंसर नहीं है तो इसको रेसिप्रोकल कर दो, क्योंकि ये 1 by R1 है तो R1 हो जाएगा 6 ओम। So this is the parallel combination of 10 ohm and 15 ohm। नेक्स्ट है पैरेलल कॉम्बिनेशन है आपका 60 एंड 40 ओम। तो ये है 60 एंड पहले था आपने लिया 10 एंड 15, फिर 60 एंड 40। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 60 एंड 40 इसे मान लेते हैं R2, और ये भी पैरेलल में है, तो इनकी जो नेट रेजिस्टेंस होगी या जो कंबाइंड रेजिस्टेंस होगी उसका रेसिप्रोकल होगा सम ऑफ द रेसिप्रोकल सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। 60 और 40 का एलसीएम हो जाएगा 120। 2 plus 3 is equal to 5 by 120 which is equal to 1 by 24, तो R2 is equal to 24। ओके, अब ये जो रेजिस्टेंसेस है, एक आपकी रेजिस्टेंस आ गई इधर R1 जो पैरेलल थी, उनकी कंबाइंड रेजिस्टेंस निकल गई R1 जो कि है 6 ओम। और ये कनेक्टेड है, इसका एंड यहाँ पे एमीटर है, उसके बाद कनेक्टेड है ये R2 के साथ इन दो की पैरेलल रेजिस्टेंस R2 60 और 40 की जो कि थी 24। अब R1 और R2 जो है ये एंड टू एंड कनेक्टेड है, इसका मतलब है ये है सीरीज में। तो जो नेट रेजिस्टेंस है सर्किट की, मतलब जो आपकी जो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगी, क्योंकि दोनों सीरीज में है, तो वो हो जाएगी R1 plus R2 which is 6 plus 24 is equal to 30 ओम। ओके, ये हो गया पार्ट ए। नेक्स्ट पार्ट में आपसे पूछा है टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स। टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स के लिए आपके पास टोटल रेजिस्टेंस आ चुकी है और पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता है। तो टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स जो है वो है I इज इक्वल टू वी आर, यहाँ पे लेंगे टोटल। तो बैटरी जो है वो 15 वोल्ट की है और टोटल रेजिस्टेंस आई है 30 विच इज 1/2 विच इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर। तो 0.5 एम्पियर इज द टोटल करंट। अब पोटेंशियल डिफरेंस हमसे पूछा अक्रॉस द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 10 एंड 15 ओम। हमसे पूछी है 10 और 15 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये है 10 और 15 ओम, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आपसे पूछी है 10 एंड
समीला टाइम टाइम का कर लेना। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन ऑफ 10 एंड 15 ओम हमें निकालना है। तो 10 और 15 ओम की के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए यहाँ करंट करंट जो है वो हम निकाल चुके हैं सर्किट में। तो यहाँ से जो करंट जाएगा ये करंट हो जाएगा 0.5 एम्पियर। और इनकी जो नेट रेजिस्टेंस है 10 और 15 की वो हम निकाल चुके हैं। ओके, सी। तो हम निकालने पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, so दिस इज potential difference across पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ हमें निकालनी है 10 एंड 15। तो इसके लिए जो करंट है वो यही रहेगा, टोटल करंट आई हो जाएगा 0.5 एम्पियर। रेजिस्टेंस जो है हम इन दोनों की पैरेलल कॉम्बिनेशन की निकाल चुके हैं, वो थी 6। तो रेजिस्टेंस है 6 ओम। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता है V इज इक्वल टू होता है I इंटू आर, यहाँ है R1। सो I है आपका 0.5, सो 0.5 इंटू 6 ये हो जाएगा 3 वोल्ट। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 10 एंड 15 हो गया 3 वोल्ट। ओके, अब तो ये हो गया पार्ट 3। ओके, 32 सॉल्व है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 में आपसे पूछा है, राइट द रिलेशनशिप बिटवीन रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस ऑफ ए सिलिंड्रिकल कंडक्टर ऑफ लेंथ एल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं। आपके पास एक सिलिंड्रिकल कंडक्टर है, जो वायर जो है वो सिलिंड्रिकल शेप में ही रहती है, तो ये है सिलिंड्रिकल कंडक्टर। अब इस कंडक्टर के जो एंड्स हैं वो है दीज एंड्स। ये जो एंड्स है दीज आर सर्कुलर इन शेप। ये एंड्स है और इन्हें हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शंस। तो ये है क्रॉस सेक्शंस और इनका जो एरिया है वो है ए। तो एरिया जो है इनका ए है। अब ये है आपकी सिलिंड्रिकल कट और इसकी जो लेंथ जो है, लेंथ इज गिवन, दैट इज एल। लेंथ इज एल। ओके, हेंस सबसे पहले तो हमें निकालनी है रिलेशनशिप बिटवीन रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस ऑफ ए सिलिंड्रिकल कंडक्टर ऑफ लेंथ एल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब ये रिलेशनशिप कैसे आएगी? हमें ये तो पता है कि जो रेजिस्टेंस आर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ होता है। जितनी ज़्यादा लेंथ होगी इतना ज़्यादा आपके इलेक्ट्रॉन को पाथ कवर करना पड़ेगा और उतने ही बीच में इसके इसको आयंस जो है वो अट्रैक्ट करेंगे। बीच में आयंस और बाकी इलेक्ट्रॉन्स के साथ ये कोलाइड करेगा, तो उतनी ही ज़्यादा इसकी रुकावट होगी, तो रेजिस्टेंस होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितनी ज़्यादा लेंथ उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जितना बड़ा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होएगा उतनी ही आसानी से इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से निकल जाएंगे, मतलब उतनी कम रेजिस्टेंस हो जाएगी। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, साइन वही रहेगा, 1/a कर देना है। तो ये 1 है, ये 2 है। अब इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो दिस इज ये आ जाएगा L/A। अब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे यहाँ से, तो यहाँ लेगा इज इक्वल टू और एक कांस्टेंट आ जाएगा, जिससे हम बोलते हैं, इस कांस्टेंट को बोलते हैं रेजिस्टिविटी। सो दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। वेयर और ये जो सिंबल है इसे हम रो बोलते हैं, और ये रो है आपकी रेजिस्टिविटी। इसे हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। मैथ्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। सो रेजिस्टिविटी मतलब अगर A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B है तो A/B हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। तो इसे हम K को बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो यहाँ पे ये R और L/A प्रोपोर्शनल थे, तो ये कांस्टेंट प्रोपोर्शन लग गया रो, जिसे हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी, या इसका एक और नाम है जिसे हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। तो ये है रिलेशनशिप बिटवीन, आपसे पूछा था व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस ऑफ अ सिलिंड्रिकल कंडक्टर ऑफ लेंथ एल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये है वो रिलेशनशिप, और ये डिराइव कैसे करते हैं, कैसे आई, वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट आपसे पूछा है हैज डिराइव द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। अब एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी में करना है तो इस फॉर्मूला से रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करो तो R इंटू A बाय एल हो जाएगा।
अब मुझे निकालना है इसका एसआई यूनिट डिराइव करना है। तो एसआई यूनिट डिराइव करने के लिए रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट है वो एरिया। एरिया का यूनिट रहता है मीटर स्क्वायर, लेंथ का रहता है मीटर। तो मीटर का मीटर कैंसिल हो गया, ये हो गया ओम मीटर। सो दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ resistivity which is equal to ohm meter. Okay, now first part हो गया। Derive the SI unit of resistivity. Why are alloys used in electrical heating devices? तो इसका हमें रीजन लिखना है, ये है पार्ट। Why are alloys used in electrical heating devices? तो alloys are used in electrical heating devices, जैसे कि electrical heating devices है heaters, toasters में, क्योंकि एक तो इनकी है हाई रेजिस्टिविटी। तो पहला जो रीजन है दैट इज हाई रेजिस्टिविटी। अब हाई रेजिस्टिविटी से क्या हो, हाई रेजिस्टिविटी से ये दे प्रोड्यूस मोर हीट फॉर ए गिवन करंट। गिवन करंट के लिए ये प्रोड्यूस करेंगे मोर हीट। दे प्रोड्यूस मोर हीट फॉर अ गिवन करंट। ओके, इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस में क्यों यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस? मैंने बताया था कि हीटर्स या टोस्टर्स। अब इसमें हीटर्स और टोस्टर्स में जो हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करनी है टू कोई भी टेबल आइटम है उसको आपने गर्म करना है, या हीटर्स में किसी कहीं पे भी रूम टेम्परेचर आपने बढ़ाना है वहाँ पे। तो सबसे पहले अलॉयज को यूज़ करते हैं क्योंकि हाई रेजिस्टिविटी दे प्रोड्यूस मोर हीट फॉर ए गिवन करंट। और क्या हो सकता है, और दूसरा हमें पता है कि हीट तो प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन उस हीट के प्रोड्यूस करने पे ऐसा ना हो कि ये जो अलॉय जो है ये मेल्ट हो जाए। तो इसका होना चाहिए, तो अलॉयज का होता है हाई मेल्टिंग पॉइंट, मतलब जितना ज़्यादा आप इनको गर्म कर लो ये कभी मेल्ट नहीं होगा। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट है, दे डू नॉट मेल्ट इजीली एट हाई टेम्परेचर। ज़्यादा हीट मतलब हाई टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर मतलब कोई भी चीज़ मेल्ट हो सकती है, लेकिन ये मेल्ट नहीं होगी कॉल्ड अलॉयज। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट है इनका, दैट इज दे डू नॉट मेल्ट एट हाई टेम्परेचर, या they do not oxidize or they do not melt at high temperatures. They don't melt at high temperatures, इसीलिए हम alloys यूज करते हैं इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस। और ये ऑक्सीडाइज नहीं होती है, ऑक्सीडाइज नहीं होती है, दे डू नॉट ऑक्सीडाइज इजीली हम लिखेंगे। तो हमारे पास ये तीसरा रीजन है। पहला रीजन था हाई रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉयज की, दूसरा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, तीसरा दे डू नॉट ऑक्सीडाइज इजीली। और ऑक्सीडाइज का मतलब है वो रहेगी स्टेबल और ड्यूरेबल। जब ये रेड हॉट हो जाएंगे, रेड हॉट हो जाएंगे तो व्हेन रेड हॉट, व्हेन दे आर रेड हॉट अपॉन हीटिंग, जब बहुत ज्यादा हीट करने पे कोई भी चीज जो है वो रेड हॉट हो जाती है, लाल हो जाती है। तो इस केस में जब रेड हॉट हो जाएंगे तो दे आर स्टेबल, ये फिर भी स्टेबल रहेंगी और ड्यूरेबल है। ऐसा नहीं कि एक बार रेड हॉट हो गया और आप इसको दोबारा यूज नहीं कर पाओगे, दे आर ड्यूरेबल भी है। और क्या हो सकता है, और एक और रीजन आप लिख सकते हो इसमें, ये अलॉयज जो हैं दे आर कॉस्ट इफेक्टिव। दे आर कॉस्ट इफेक्टिव एंड लॉन्ग लास्टिंग। कॉस्ट इफेक्टिव भी है और लॉन्ग लास्टिंग भी है। इसका मतलब कॉस्ट इफेक्टिव मतलब दे आर मोर एफिशिएंट और चीपर है किससे, कॉस्ट इफेक्टिव एंड लॉन्ग लास्टिंग क्यों है? तो रीजन है दे आर मोर एफिशिएंट। अब एफिशिएंसी हम किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि जो अलॉयज हैं दे आर कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर मेटल्स। तो अलॉयज जो बनती है एक या एक से ज्यादा मेटल्स की कॉम्बिनेशन से बनती है, दे आर मोर एफिशिएंट। तो इस तरह से ये चीपर भी हो जाता है, मोर एफिशिएंट एंड चीपर देन प्योर मेटल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। प्योर मेटल्स से जिनसे वो बनी है, प्योर मेटल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो ये है रीजन व्हाई वी यूज अलॉयज एज
हीटिंग एलिमेंट्स इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस। आपका पहला था हाई रेजिस्टिविटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट, दे डू नॉट ऑक्सीडाइज रेडिली और इजीली एंड दे आर कॉस्ट इफेक्टिव एंड लॉन्ग लास्टिंग। और अगर आपको चाहिए कि कुछ एग्जांपल आपको चाहिए तो कॉमन जो अलॉयज that are used at electrical heating devices they may be common alloy जो है वो निक्रोम है या कॉन्स्टेंटन है। ओके, तो ये था आपका दिस वाज आवर क्वेश्चन regarding question number 33, why are alloys used in electrical heating devices। हाफ नंबर के हैं, वन एंड हाफ नंबर के टोटल क्वेश्चन हैं, 3 मार्क्स टोटल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, इसमें दिया है पावर ऑफ ए लेंस एक्सिस नेगेटिव 2.5 डी, नेम द लेंस and determines focal length in centimeter for which eye defect of a vision when an optician prescribed this type of lens as a corrective lens। तो ये है क्वेश्चन नंबर 36 का पार्ट ए का, क्वेश्चन नंबर 36 का पार्ट ए का पहला पार्ट। आपसे पूछा है द पावर दिया है पावर ऑफ ए लेंस इज नेगेटिव 2.5 डी, तो पावर जो है नेगेटिव 2.5 डी है। नेम द लेंस, तो टाइप ऑफ लेंस जो है वो कनकेव लेंस है। टाइप ऑफ लेंस इज कनकेव लेंस, कैसे पता लगा, क्योंकि पावर इसकी नेगेटिव, जब भी पावर नेगेटिव आएगी तो दैट टाइप ऑफ लेंस इज ए कनकेव लेंस। नेगेटिव पावर, और नेगेटिव पावर इसलिए है क्योंकि कनकेव की फोकल लेंथ को हम की साइन कन्वेंशन हम नेगेटिव लेते हैं। अब और क्या पूछा, डिटरमिन्स फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर। अब पावर का जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है 1/फोकल लेंथ इन मीटर, तो फोकल लेंथ इन मीटर हो जाएगा 1/पावर। तो यह 1/-(-2.5 डी) दिस इज 10/25, 5 to the 10, 5 by the 25, -0.4। तो ये फोकल लेंथ है मीटर में, हमें चाहिए सेंटीमीटर में, तो -0.4 इंटू 100, ये हो जाएगा -40 सेंटीमीटर। दिस इज द फोकल लेंथ। ओके, for which eye defect of vision will an optician prescribe this type of lens as a corrective lens। तो ये this lens is used, concave lens, yeah, this lens is used to correct myopia, और जिसे हम शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं। ओके, चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में दिया है द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन m फॉर ए लेंस इज -2, और नई साइन कन्वेंशन यूज करनी है। कंसीडरिंग द ऑब्जेक्ट is placed at distance of -20 centimeter from the optical center of this lens। अब लेंस की टाइप हमें पता नहीं है। द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड, साइज ऑफ द इमेज, ये हमें आंसर करने हैं। तो ये है पार्ट 2। इसमें आपको मैग्निफिकेशन दे रखी है -2, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u जो कि हमेशा नेगेटिव ही लेते हैं वो है -20 सेंटीमीटर। ओके, अब पूछा है नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म, तो फर्स्ट वन है नेचर ऑफ इमेज फॉर्म। अब नेचर ऑफ इमेज पता चलेगा मैग्निफिकेशन से। मैग्निफिकेशन में है नेगेटिव साइड, तो नेगेटिव का मतलब है इन्वर्टेड, और इन्वर्टेड है तो ये है रियल। तो दिस इज रियल एंड इन्वर्टेड, द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। सेकेंड पार्ट में दिया है साइज ऑफ द इमेज कंपेयर टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो अगर हम मैग्निफिकेशन की वैल्यू लें तो यहाँ पे है 2। The 2 means that the image size is twice the object size. Image size is twice the object size, क्योंकि मैग्निफिकेशन है 2। जब मैग्निफिकेशन 1 होती है तो मतलब इमेज और ऑब्जेक्ट साइज इक्वल है। 1 से बड़ा मतलब इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी है, 1 से छोटी अगर वैल्यू है तो इमेज ऑब्जेक्ट से उतने ही टाइम्स छोटी है। ओके, थर्ड वन जो है, अब आपसे पूछा है पोजीशन ऑफ द इमेज। पोजीशन ऑफ द इमेज के लिए हमें निकालना पड़ेगा v, तो m दिया है -2 और लेंस है तो उसके लिए m होता है v/2।
यू और यू है -20, तो वी आ गया 40। अब ये पॉजिटिव है, इसका मतलब जो भी आपका लेंस है इमेज उसके दूसरी तरफ इस तरफ बन रही है। आपसे पूछा है पोजीशन ऑफ द इमेज, तो आप लिखोगे image is formed 40 centimeter behind the mirror, behind the lens. Image is formed 40 centimeter behind the lens. Okay, अब आपसे पूछा है sign of the height of the image formed. The sign of the height of the image formed. Image is real and inverted. Image is आपकी image जो है वो real and inverted है. Inverted मतलब उल्टी है। जैसे ऑब्जेक्ट हम, ये आपका इरेक्ट है और ये आपकी इन्वर्टेड है। तो इन्वर्टेड है तो आपका इमेज साइज, जिसे हम एच डैश नोट करते हैं, वो हो जाएगा नेगेटिव। ओके, अब चलते हैं थर्ड वन में। थर्ड वन में आपको दिया है द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ टू लेंसेज ए एंड बी आर 10 एंड 20 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो ये है थर्ड पार्ट। ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस ए है 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ ऑफ लेंस बी जो है वो है 20 सेंटीमीटर। अब पूछा है विच वन ऑफ टू विल शो हाई डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, गिव रीजन टू जस्टिफाई योर आंसर। ओके, तो अब हमें पता है, वी नो दैट पावर, द कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस का मतलब होता है पावर। तो जितना ज़्यादा कोई लेंस कन्वर्ज या डाइवर्ज करेगा उसकी इतनी ही ज़्यादा पावर होगी। तो पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल, मतलब जितनी कम फोकल लेंथ उतनी ही ज़्यादा आपकी पावर। तो यहाँ पे फोकल लेंथ कम है ए लेंस की, तो वी नो दैट बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/f। दैट मीन्स, और ये एफ जो रहता है वो मीटर में रहता है, तो देयरफॉर आप लिखोगे लेंस ए एस शॉर्टर focal length than lens B, therefore lens A। अब क्वेश्चन में जो आपसे पूछा है वो है which will show higher degree of convergence or divergence. So lens A will show higher degree of convergence or divergence। अब कन्वर्जेंस होती है कनकेव कन्वेक्स लेंस के केस में, और डाइवर्जेंस होती है कनकेव लेंस के केस में। ओके, ये हो गया थर्ड। अब चलते हैं और पार्ट पे। ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो द रिफ्लेक्शन ऑफ ए रे ऑफ लाइट थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब व्हेन इट पास ऑब्लिकली फ्रॉम एयर इनटू ग्लास। अब हमने करना है पार्ट बी का फर्स्ट। तो आपको रे डायग्राम बनाना है। तो रे डायग्राम बनाने के लिए हम एक ग्लास स्लैब ले लेंगे। लेट्स सी दिस इज, ये ले लिया आपने ग्लास स्लैब। ओके, अब इसमें दिया है to show the reflection of a ray of light through a rectangular glass event force of from air into glass, from air into glass। तो air into glass ये है air, this is air and this is glass। अब ray of light जो आ रही है वो obliquely आ रही है। यहाँ पे ये है आपकी इंसिडेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे, और ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे बनाएंगे नॉर्मल। तो ये है एंगल ऑफ, ये बेंड करेगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये बेंड करेगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये है रिफ्लेक्टर रे। ओके, ये है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसे मैं डॉटेड लाइन से बनाता हूँ। तो ये है नॉर्मल, नॉर्मल ये है, ये इधर को बेंड करेगी, दिस विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो दिस इज नॉर्मल, दिस इज इंसिडेंट रे, एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। अब इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना पूछा, ड्रॉ डायग्राम शो रिफ्लेक्शन ऑफ ए रे ऑफ लाइट थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब व्हेन इट फॉल्स ऑब्लिकली फ्रॉम एयर इनटू ग्लास। अब एयर इनटू ग्लास अगर आप चाहो तो यहाँ भी आप रिफ्लेक्शन शो कर सकते हो, इस तरफ भी
ये बन गया नॉर्मल, और ये यहाँ पे मूव करेगी, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यहाँ पे इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। सो दिस इज एंगल ऑफ इमर्जेंस। और इस वे ऑफ लाइट को हम बोलते हैं इमर्जेंट रे। दिस इज इमर्जेंट रे। और हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू रहता है एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो यहाँ पे जब एयर से ग्लास में आएगी, ऑप्टिकली रेयर से डेंसर में जब आएगी, इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी ग्लास में, और ग्लास से जब बाहर वापस एयर में जाएगी तो इसकी स्पीड फिर से बढ़ जाएगी, और एयर में जब वापस आएगी तो फिर से बढ़ जाएगी, और इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल से दूर जाएगी यार। So this is the reflection of ray of light through a rectangular glass slab. Reflection through rectangular glass. ओके, अब इसमें आगे पूछा है स्टेट स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, आपको बता रहे हैं। तो स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ये लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का सेकंड लॉ है। तो स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बोलता है? स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ये स्टेट करता है कि साइन ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का रेशियो जो है, दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया। तो रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन जो है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया। ओके, तो ये है आपका स्नेल्स लॉ, और ये जो कांस्टेंट है सिंबल द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सो दिस इज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब आगे आपको दिया डिफरेंशिएट बिटवीन द virtual images formed by a convex lens and a convex concave lens on the basis of object distance, and यहाँ पे थोड़ा सा रह गया है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सेकंड है द मैग्निफिकेशन, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और जो सेकंड है वो है मैग्निफिकेशन। The virtual image is formed by a convex lens and a concave lens on the basis of object distance and magnification आपने बताना है। ओके, तो सबसे पहले है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे वर्चुअल इमेजेस है, आपको सिर्फ क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में दिया है वर्चुअल इमेजेस फॉर्म बाय कन्वेक्स लेंस एंड ए कनकेव लेंस। तो हमें वर्चुअल इमेजेस, इसकी कनकेव एंड कन्वेक्स लेंस, तो convex lens and concave lens। ओके, सबसे पहले जो आपने लेना ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पकड़ते हैं सबसे पहले। तो वर्चुअल इमेज की जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो कन्वेक्स लेंस में क्या होता है, इमेज वर्चुअल कब होगी? जब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो फोकल लेंथ की डिस्टेंस के बीच में है। तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे इमेज इज
वर्चुअल ओनली, कब बनेगी आपकी वर्चुअल? ओनली इफ ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यानी कि u lies within focal length, मतलब जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है u should be less than focal length। और कनकेव में क्या रहता है? कनकेव में इट्स ऑलवेज वर्चुअल, कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज वर्चुअल फॉर एनी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब ये। ओके, अब है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बेस पे तो हो गया। अब नेक्स्ट था आपका मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब रहता है, मैग्निफिकेशन से आपको मिलेगा क्या? नेचर ऑफ इमेज। तो अब हम करते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन मतलब नेचर ऑफ इमेज। ओके, मैग्निफिकेशन। अब यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट, इफ द ऑब्जेक्ट इज वेरी क्लोज तो आपको मिलेगी वर्चुअल कन्वेक्स लेंस में। वर्चुअल है तो इरेक्ट है, इरेक्ट और मैग्नीफाइड है। कब? when the object is very close। ओके, नेक्स्ट आपको कनकेव लेंस में हमेशा, कनकेव लेंस में हमेशा मिलेगी वर्चुअल इरेक्ट एंड diminished। So virtual image is convex versus concave lens, nature of the image formed, ये हमने कर लिया। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। तो इस सेट का, फर्स्ट सेट का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद अभी शुरू करेंगे नेक्स्ट सेट इज 31 1 2 सेकेंड सेट, फिर हम करेंगे 31 1 3 का थर्ड सेट। और ये तीनों सेट्स की कंबाइंड वीडियो आपको मैं अपलोड कर दूंगा। तो 39 क्वेश्चन में दिया, इन आवर होम्स रिसीव द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक पावर थ्रू मेन सप्लाई, जिसे हम मेन भी बोलते हैं। या तो ये ओवरहेड इलेक्ट्रिक पोल से मिलती है, या आजकल जो सोसाइटीज में अंडरग्राउंड केबल्स भी डालते हैं। तो हमारी कंट्री में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता रहता है टू वायर्स लाइव और न्यूट्रल के बीच में, वो रहता है 220 वोल्ट का। तो राइट द कलर्स ऑफ द इंसुलेशन कवर्स ऑफ द लाइन थ्रू विच सप्लाई कम्स टू आवर होम्स। तो ये है पार्ट ए। अब इंसुलेशन मतलब कि जो कवरिंग, जो प्लास्टिक कवरिंग रहती है वो कैसी रहती है? तो पहला है आपका लाइव और फेस। सो लाइव और फेस वायर होती है रेड या कई जगह ब्राउन। तो लाइव और फेस वायर भी होते हैं। तो लाइव और फेस वायर रहती है या रेड या ब्राउन कलर में। नेक्स्ट है आपके पास न्यूट्रल वायर। तो जो न्यूट्रल वायर है वो रहेगी आपकी ब्लैक या ब्लू। सो दिस इज ब्लैक। और उसके बाद रहती है अर्थ वायर। अर्थ वायर रहती है ग्रीन। तो ग्रीन या कई जगह ग्रीन विद येलो स्ट्राइप्स भी रहती है। ये हो गया पार्ट ए। अब हम करेंगे पार्ट बी। What should be the current rating of the electric circuit 220 volts so that electric iron of 1 kilowatt power rating can be operated। अब इसमें जो दिया है करंट रेटिंग क्या होनी चाहिए इलेक्ट्रिक सर्किट की, ताकि उस पर हम 1 किलोवाट पावर रेटिंग ऑफ की जो है वो इलेक्ट्रिक आयरन, जो हम क्लोथ्स को आयरन करने के लिए यूज करते हैं, जिसे कॉमनली प्रेस भी बोल देते हैं, वो हमें क्या रेटिंग होनी चाहिए इलेक्ट्रिक सर्किट 20 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पे। तो हमें पता है जो पी पावर इज इक्वल टू जो रहता है पी इज इक्वल टू होता है वी इंटू आई। अब पोटेंशियल डिफरेंस तो करंट रेटिंग आपसे पूछी तो आई हमें निकालना है, आई हो जाएगा पी बाय वी। पी जो है वो 1 किलोवाट, 1 किलोवाट मीन्स 1000 वॉट। और डिफरेंशियल डिफरेंस है वो है 220 वोल्ट। तो ये आपका आएगा 50/11। तो ये हो जाएगा 4.55 एम्पियर। 4.55 एम्पियर मतलब इसमें हमें लगाना पड़ेगा 5 एम्पियर की रेटिंग। तो आप लिखोगे इसमें सर्किट जो होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि इन दैट सर्किट शुड सपोर्ट
एट लीस्ट कम से कम 4.55 एम्पियर की तो रेटिंग आएगी, हम 5 एम्पियर ले लेंगे। एटलीस्ट 5 एम्पियर की रेटिंग जो है वो होनी चाहिए, करंट रेटिंग। तो 5 एम्पियर की करंट रेटिंग या उससे ज़्यादा। ओके, अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो आपको दिया है, सी पार्ट। सी पार्ट में का जो फर्स्ट है उसमें दिया है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द अर्थ वायर, स्टेट द एडवांटेज ऑफ द अर्थ वायर। ओके, नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द अर्थ वायर। द फंक्शन ऑफ द अर्थ वायर हमें पता है, वो प्रोवाइड करता है एक लो रेजिस्टेंस पाथ करंट को, ताकि अगर कहीं पे शॉर्ट सर्किटिंग हो जाए तो वो करंट जो है सीधा ग्राउंड में चल जाए। इन केस ऑफ ए फॉल्ट, कोई लीकेज हो जाए, जैसे कि मेटल की बॉडी में करंट आ जाए, तो हमने यहाँ पे लिखना है फंक्शन ऑफ अर्थ वायर। तो ये था आपका सी का फर्स्ट पार्ट। तो सी का फर्स्ट पार्ट जो है वो है फंक्शन ऑफ अर्थ वायर। तो अर्थ वायर जो है, जो भी आपके जैसे कि मेटल केसिंग वाले जो अप्लायंसेस हैं, उनमें किसी तरह से अगर करंट जो है उस मेटल केसिंग में आ जाए, तो वहाँ पे वो मेटल केसिंग जो है उसको हम अर्थ वायर के साथ अटैच कर देते हैं, और वहाँ से सारा करंट जो है वो अर्थ में चला जाता है। तो आप द फंक्शन ऑफ अर्थ वायर जो है वो प्रोवाइड करती है, प्रोवाइड से लो रेजिस्टेंस, कम रेजिस्टेंस वाला पाथ, लो रेजिस्टेंस फॉर current to flow into the ground, into the ground। और ऐसा क्यों होगा? in case of a leakage of current, और किसमें, द मेटल बॉडी। तो मेटल बॉडी में किस तरह से करंट आता है, तो वो सीधा अर्थ वायर के थ्रू जो है वो अर्थ में चला जाएगा। अब और क्या पूछा है? स्टेट द एडवांटेज ऑफ द अर्थ वायर इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस सच एज इलेक्ट्रिक आयरन में इसकी एडवांटेज क्या है? तो एडवांटेज क्या है इसकी? इलेक्ट्रिक आयरन, तो इलेक्ट्रिक आयरन की जो केसिंग है वो भी मेटल की रहती है। तो इसकी एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि सबसे पहले तो प्रोवाइड करेगा ये आपको सेफ्टी। सेफ्टी प्रोवाइड करता है, मतलब प्रिवेंट्स इलेक्ट्रिक शॉक्स। तो इलेक्ट्रिक शॉक्स नहीं लगेगा। कैसे? बाय ensuring that any leakage of current flows to the ground या टू द। ओके, पहला तो ये हो गया सेफ्टी। दूसरा, हमें ये प्रोटेक्ट करता है किसी भी तरह के इलेक्ट्रिक हैजर्ड्स और सेफ ऑपरेशन ऑफ अप्लायंसेस। इट हेल्प्स टू सेफली ऑपरेट electrical appliances, thus protecting us। इलेक्ट्रिक हैजर्ड से हमें बचाता है। ओके, अब इसी क्वेश्चन का जो अगला पार्ट था जो इसमें मिसिंग है, वो जो पार्ट है वो है हमें जो सी का जो सेकंड पार्ट इसमें मिस हो गया है, वो है हमें बताना दो प्रिकॉशंस, लिस्ट टू प्रिकॉशंस टू बी टेकन टू अवॉइड इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ लिस्ट, ये है इसका अगला पार्ट, लिस्ट टू प्रिकॉशंस टू बी टेकन टू अवॉइड इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स। इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स ना हो इसके लिए कोई भी दो प्रिकॉशंस आप क्या करोगे?
तो कोई भी दो प्रिकॉशंस जो हैं वो है नेवर use any electric appliance with wet hands. Use any बस बस आप never use any electric appliance with wet hands, ये है फर्स्ट। और दूसरा जो है, दूसरा इसमें जो आप लिख सकते हो कि always wear rubber gloves, और आप लिख सकते हो insulating safety devices while operating on electrical devices या appliances। तो ये दो प्रिकॉशंस, और भी बहुत सारी प्रिकॉशंस हैं जो आप ले सकते हो। ये दो प्रिकॉशंस मैंने मेंशन कर दी। इसके बाद इसमें पूछा था स्टेट हाउ दिस प्रिकॉशंस प्रिवेंट पॉसिबल डैमेज टू द सर्किट अप्लायंस, ये कैसे प्रिवेंट करती हैं। तो पहले मैंने बताया था कि हमें वेट हैंड से किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को नहीं यूज करना है। तो रीजन यहाँ पे है कि wet hands provide low resistance path या make your body conducting, body conducting for the current। वेट हैंड से आपकी बॉडी जो है वो कंडक्टिंग बन जाएगी फॉर द करंट टू फ्लो टू द ग्राउंड। इसलिए हम वेट हैंड्स यूज नहीं करते हैं। विच मे गिव यू इलेक्ट्रिक शॉक, विच विल गिव यू इलेक्ट्रिक शॉक। ओके, ऑलवेज वियर रबर ग्लोव्स। रबर ग्लोव्स हम क्यों वियर करेंगे? बिकॉज rubber gloves will make rubber gloves are bad conductors of insulation, or insulators हैं, rather you can say are insulators that will stop the flow of current and hence will provide safety from electrical hazards। ओके, तो ये दो रीजन आप लिख सकते हो। इसमें समहाउ वो सेकंड और पार्ट जो है वो प्रिंट नहीं हुआ था, तो मैंने ये लिख लिया है। और उसके जो आंसर्स हैं ये भी आप इस तरह से आंसर कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है सेट टू में से। फर्स्ट सेट हम सॉल्व कर चुके हैं, तो इसमें जो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व करेंगे। पहला जो है वो है एमसीक्यू, द व्हाइट लाइट एंट्रिंग a glass prism splits into its constituent colors, तो it is observed that red light deviates the most। ओके, तो इस केस में जब रेड लाइट, sorry, the white light when it enters a glass prism obliquely, तो let's say ये white light एंटर कर रही है, अब रिफ्लेक्ट होने के बाद ये स्प्लिट हो जाती है 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में। सपोज अब है यहाँ पे एक स्क्रीन। अब यहाँ पे जो 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स मिलेंगे उनके लिए जो हम एक्रोनिम यूज करते हैं वो है विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। इस तरह से। तो ये जो है सबसे नीचे है वॉयलेट,
दिस इज वॉयलेट के बाद है इंडिगो, फिर ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये है 7 कॉन्स्टेंट कलर्स विद प्योर। तो इस लाइट को एक्चुअली ऐसे जाना था। ये था इसका ओरिजिनल पाथ। अब यह अपने ओरिजिनल पाथ से डिविएट होगी और स्प्लिट होगी 7 कॉन्स्टेंट कलर्स में। तो ये इसका ओरिजिनल पाथ था जहाँ से ये डिविएट हुई। तो सबसे कम जो डिविएशन है वो है रेड कलर। ये है सबसे कम डिवीजन, और सबसे जो ज्यादा डिवीजन है वो है वॉयलेट कलर की। तो रेड लाइट डिविएट्स द मोस्ट, नहीं, रेड लाइट डिविएट्स द लीस्ट, तो ये है गलत। वॉयलेट लाइट डिविएट्स द लीस्ट, वॉयलेट लाइट डिविएट्स द मोस्ट, तो ये भी गलत है। येलो लाइट डिविएट्स मोर देन द ब्लू लाइट, तो येलो लाइट है इस वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो। येलो है इधर थर्ड में, तो ये है येलो। और उसके बाद है ब्लू। तो ब्लू लाइट है येलो के बाद, वॉलेट, इंडिगो एंड ब्लू। तो यहाँ लिखा है येलो लाइट डिवेट्स मोर देन द ब्लू लाइट, ये भी गलत है। अब लास्ट में दिया है, लास्ट में बचा है ग्रीन लाइट डिवेट्स मोर देन द ऑरेंज लाइट, तो ऑरेंज लाइट है इधर, ये है ऑरेंज लाइट की डिविएशन। और ग्रीन लाइट, जो ग्रीन लाइट है वो है उसके बाद, सब पहले येलो है फिर उसके बाद ग्रीन है। तो हमारा जो ऑर्डर है वो ऐसे है वेब के ऑर्डर। सबसे लीस्ट, तो ग्रीन लाइट पहले है, डिविएट्स मोर देन द ऑरेंज लाइट। यस, ऑरेंज लाइट पहले, तो ऑरेंज की डिविएशन कम है, ग्रीन की ज्यादा है, तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन, ग्रीन लाइट डिविएट्स मोर देन द ऑरेंज लाइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, एंड इसमें दिया है कंसीडर द फॉलोइंग सर्किट्स। और ये 3 सर्किट्स हैं, 1 2 एंड 3। और इनमें पूछा है इन विच सर्किट विद द पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट विल बी मिनिमम एंड मैक्सिमम, जस्टिफाई योर आंसर। ओके, तो हम कर रहे हैं पार्ट जो आपका है फर्स्ट पार्ट। और अब यहाँ पे सभी सर्किट्स में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, बैटरी जो दे रही है पोटेंशियल डिफरेंस, वो कांस्टेंट। अब हमें पता है P इज इक्वल टू होता है V²/R। अब ये तो कांस्टेंट है क्योंकि सभी में सेम है पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसका मतलब P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। तो जिसकी सबसे कम रेजिस्टेंस होगी उसकी पावर मैक्सिमम होगी। अब यहाँ सबसे कम रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस है 5 ओम। फर्स्ट वाले में जो आपकी रेजिस्टेंस है, जो फर्स्ट है उसमें जो रेजिस्टेंस, ये मैं मान लेता हूँ 1। जो R1 है वो आपकी 5 ओम है। और सेकंड वाले में जो रेजिस्टेंस है R2, यहाँ पे ये दोनों है सीरीज में, तो इनकी जो नेट रेजिस्टेंस हो जाएगी सेकंड सर्किट की, वो हो जाएगी 10 ओम। फिर थर्ड सर्किट में आपकी ये जो रेजिस्टेंस है ये कनेक्टेड है पैरेलल में, तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगी 1/R3 हो जाएगा 1/5 प्लस 1/5 विच इज इक्वल टू 2/5, तो R3 हो जाएगा 5/2 विच इज इक्वल टू 2.5 ओम। तो अभी सबसे कम रेजिस्टेंस जो है वो है आपकी थर्ड सर्किट में। तो आप लिखोगे सिंस R3 is least in circuit 3 और E is inversely proportional to R होता है, तो सबसे कम रेजिस्टेंस यहाँ पे है। तो इसका मतलब पावर जो है, देयरफॉर पावर इज मैक्सिमम इन, तो पावर जो मैक्सिमम है वो है थर्ड केस में। ओके, अब मिनिमम पावर जो है मैक्सिमम है थर्ड केस में मिनिमम। अब मिनिमम के लिए पावर चाहिए, रेजिस्टेंस चाहिए आपको मैक्सिमम, सो मैक्सिमम जो है वो 10 ओम है सेकेंड में। तो आप लिखोगे सिंस
R3 is maximum in circuit सर्किट 2 में रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे पावर होगी मिनिमम, पावर इज मिनिमम सर्किट 2 में। तो सर्किट 2 में मिनिमम है और सर्किट 3 में जो है वो मैक्सिमम है। मिनिमम इन सर्किट 2 एंड मैक्सिमम इन सर्किट 3। ओके, अब है आपका सेकेंड बी पार्ट। तो बी पार्ट में दिया है टू लैंप्स रेटेड 100 वॉट and 200 volt की रेटिंग है। 60 watt and 220 volt are connected in parallel to electric main supply of 220। तो आपका ये जो है कुछ इसमें जो इसमें दिया टू लैंप्स रेटेड 100 वॉट एंड 220 वोल्ट। तो पहला जो है वो है 100 वॉट एक लैंप है, उसकी रेटिंग दी गई है, लेट दिस बी द रेंट लैंप, और इसकी जो रेटिंग है वो है 100 वॉट 220 वोल्ट। तो ये है 100 वॉट 100 वोल्ट। और एक और लैंप है वो है 60 वॉट का, ये है 60 वॉट। तो 60 वॉट और दोनों ये ऑपरेट करने पोटेंशियल डिफरेंस 220 पे आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट। तो दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो ये कनेक्टेड है पैरेलल, तो इस तरह से कनेक्टेड है 220 वोल्ट सप्लाई के साथ, मेन्स के साथ। ओके, ये है 220। अब आपसे क्या पूछा है, फाइंड द करंट ड्रॉन बाय द टू लैंप्स फ्रॉम द सप्लाई। तो कितना करंट ड्रॉ करेंगे दोनों लैंप्स। तो करंट ड्रॉन बाय फर्स्ट लैंप, और फर्स्ट लैंप कितना करंट ड्रॉ करेगा फ्रॉम द मेन सप्लाई। तो इसके लिए हम यूज करेंगे जो फॉर्मूला है, हमें पता है पावर इज इक्वल टू होता है V इंटू आई। सो P इज इक्वल टू V इंटू आई। अब यहाँ पे जो पावर है फर्स्ट लैंप की वो है 100 वॉट। सो दिस इज 100 is equal to main से 220 into I। तो आपका करंट जो ड्रॉ करेगा ये फर्स्ट लैंप I is equal to हो जाएगा 100 by 220, so which is 5 by 11। so 5 by 11 एम्पियर, so 5 by 11 एम्पियर हो जाएगा। this is 0.4545, so this is 0.4545 एम्पियर, और आप इसको लिख सकते हो 0.45 एम्पियर। The 0.45 ampere is the current drawn by the first lamp। ओके, नेक्स्ट है आपके पास 60 वॉट के लिए, यानी कि सेकंड लैंप के लिए। तो फॉर सेकंड लैंप वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, P इज इक्वल टू V इंटू आई। ओके, तो यहाँ पे जो आपकी पावर है वो है 60 मेन्स एट 220। वी हैव टू फाइंड द करंट, तो I इज इक्वल टू 60 by 220 which is equal to 3 by 11। so 3 by 11, ये है 0.2727। तो दिस इज 0.27 एम्पियर। तो 0.27 एम्पियर एंड 0.45 एम्पियर आर रिस्पेक्टिवली द करंट ड्रॉन बाय द सेकंड एंड द फर्स्ट लैंप। ओके, अब क्वेश्चन में जो पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है आपसे, asked in the question, find the current drawn by the two lamps from the supply। दोनों कितना करंट ड्रॉ करेंगे। तो दोनों कितना करंट ड्रॉ करेंगे वो हम कर देंगे दोनों को ऐड। ये है करंट, सो करंट ड्रॉन बाय बोथ लैंप्स वो हो जाएगा 0.45 प्लस 0.27। so this is 7 5 12 4 8 9 10 1 point, so 0.45 and 0.27, that will be 7 5 12
and 4, 5, 6, 7, so 0.72 ampere. So 0.72 ampere is the current drawn by both the lamps from the main supply. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 और क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा है 1 एम्पियर की डेफिनेशन। सो 1 एम्पियर होता है 1 कूलम, दैट इज कूलम पर सेकेंड। सो 1 एम्पियर की जो डेफिनेशन बनेगी दैट इज करंट इज सेट टू बी, क्योंकि करंट का ऐसा यूनिट है तो हम लिखेंगे करंट इज said to be 1 ampere when 1 coulomb of charge passes through a conductor in 1 second. So when 1 coulomb of charge passes through a conductor in 1 second, the current is said to be 1 ampere. तो ये है 1 ampere की definition. Okay, next आपको दिया है the resistance of a wire of 0.01 centimeter radius. So ये है part B, radius है आपकी 0.01 सेंटीमीटर, इसे कर लेते हैं मीटर में कन्वर्ट। तो ये हो जाएगा 0.01 इंटू इस पावर -2 मीटर। और रेडियस और रेजिस्टेंस आपको दे रखी है 14 ओम। रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर, रेजिस्टिविटी इज नोटेड बाय रो, तो रो है 44 into 10 raised power -8 ohm meter. We have to find the length of the wire, pi equal in height divided by 7. ओके, अब हमें पता है रेजिस्टेंस इज इक्वल टू होता है रो इनटू एल बाय ए, हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो एल इज इक्वल टू हो जाएगा आर इनटू ए बाय रेजिस्टेंस है 14, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है पाई आर स्क्वायर, सो पाई इनटू रेडियस, पाई हमने लेना है 22/7 और आर का स्क्वायर रेडियस है 0.01 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर अपॉन रेजिस्टिविटी है आपकी 44 इंटू 10⁻⁻8। सो 7 2 इज 14 और 2 इंटू 22 हो जाएगा, ये हो जाएगा 44, 0.01 का स्क्वायर मिलेगा 0.0001 इंटू 10⁻⁻4, ये है 44 इंटू 10⁻⁻8। सो ये हो जाएगा, ये तो हो जाएगा आपका 0.0001 into 10⁻⁻4, ये -8 है, माइनस ऑफ -8, so मीटर। So this is 0.0001 into 10⁻⁻4 plus 8, 0.001 into 10⁻⁴, तो 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई किया मतलब 10,000, तो ये हो जाएगा 1 मीटर। सो लेंथ ऑफ द वायर इज 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 और ये है सेट थर्ड में से। तो जो डिफरेंट वन है वो क्वेश्चन नंबर 15, इसमें दिया है फिनोमिना रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द स्मोक पार्टिकल्स visible when a beam of sunlight enters a smoke filled room through a narrow hole is। अब इसमें क्या होता है, जब भी कोई बीम ऑफ सनलाइट एंटर करती है स्मोक फिल्ड रूम में, तो जो टाइनी पार्टिकल्स हैं, जो भी आपके टाइनी पार्टिकल्स हैं, ये जो टाइनी पार्टिकल्स हैं ये क्या करते हैं, दे स्कैटर। जो स्मोक में जो है टाइनी पार्टिकल्स, दे स्कैटर द लाइट इन डिफरेंट डायरेक्शंस। सो these tiny particles present in smoke, they scatter light in different directions, और इस फिनोमिना को हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और हमें जो
पाथ ऑफ सनलाइट है वो विजिबल हो जाता है, तो इसका आंसर जो है वो है आंसर ए, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। इसमें दिया है कंसीडर टू लैंप्स ए एंड बी ऑफ रेटिंग 50 watt to 20 volt and 25 watt to 24 respectively. We have to find the ratio of the resistances of the two lamps. तो आपके पास दो लैंप्स है, लैंप ए की जो पावर है दैट इज 50 वॉट और ये ऑपरेट हो रहा है, इट्स ऑपरेटिंग ऑन 20 वोल्ट मेन्स। ओके, ऐसे ही जो तो हमसे पूछी है दोनों की रेशियो, तो ऐसे ही जो लैंप बी है उसकी जो रेटिंग है 25 वोल्ट और ये सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे ऑपरेट हो रहा है मेन्स पे। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय बी। तो मुझे निकालनी है रेशियो दोनों की, तो आर ए बाय आर बी। अब आर ए हो जाएगा, रेशियो का जो फॉर्मूला है वो है वी स्क्वायर बाय बी, तो दिस इज वी स्क्वायर ए बाय बी ए। अब इधर है वी स्क्वायर बी बाय पी बी, तो यहाँ पे v जो है वो 220 बाय 50, ये भी है 220 स्क्वायर बाय 25, तो ये कैंसिल हो गया। फाइनली भी है 1 अपॉन 50 अपॉन 1 बाय 25, दिस इज 25 टू, तो 1:2 जो है उनकी रेजिस्टेंसेस का रेशियो है। तो रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस आर ए बाय आर बी इज 1:2। फाइनली यू कैन राइट आर ए इज टू आर बी इज इक्वल टू 1:2। ओके, जो पार्ट बी है, पार्ट में बी में आपको दे रखा है हीट प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड। सो दिस इज पार्ट बी, इसमें दिया है हीट प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड। सो हीट प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड, heat produced per second due to a current in a distance of 4 ohm is 400 joules। अब जो हीट प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड है दैट इज आई, दिस इज हीट प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड, और हीट प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड होती है आई स्क्वायर आर डी पर सेकेंड मीन्स टाइम, तो ये हो गया आई स्क्वायर आर। तो दिस इज हीट प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड जो है पर सेकेंड हो गया आई स्क्वायर आर। अब हमारे पास जो पावर का जो फॉर्मूला रहता है वो v इंटू आई है, और v इज इक्वल टू होता है आई इंटू आर। तो आई इंटू आर अगर मैंने यहाँ डाला तो ये हो गया आई स्क्वायर आर। इसका मतलब आई स्क्वायर हीट प्रोड्यूस पर सेकेंड इज पावर, और पावर due to current in a distance of 4 ohm is 400 joules। तो ये आपको दे रखी है 400, so this is actually 400 joules per second। तो heat produced per second I square R, that is power is equal to 400 joules per second। resistance आपको दे रखी है 4 ohm, तो joule per second is watt। okay, now आपसे पूछा गया है कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस। अब P इज इक्वल टू होता है वी स्क्वायर बाय आर, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। लेट्स पुट इन द वैल्यू ऑफ P व्हिच इज 400 जूल पर सेकंड। तो 400 जूल पर सेकंड दैट इज इक्वल टू 400 वॉट। ओके, वी स्क्वायर को निकालना है, इस पोटेंशियल डिफरेंस को ऑपरेट कर रही है, रेजिस्टेंस है 4 ओम, तो वी स्क्वायर आ गया 1600 and V is equal to under root of 1600 which is equal to 40 volt। The potential difference जो है is equal to 40 volt। अभी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 का पार्ट ए। इसमें आपसे पूछा गया है 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करना है बिटवीन 2 पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब जो पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला है दैट इज V is equal to W by Q। तो इसे करना है आपको 1 वोल्ट, तो ये हो जाएगा 1 जूल बाय 1 कूलम। सो दिस इज 1 जूल पर कूलम। तो आप इसमें जो डेफिनेशन लिखोगे 1 वोल्ट, तो 1 वोल्ट जो है यूनिट है पोटेंशियल डिफरेंस का, तो हम बोलेंगे 1, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस इज सेड टू बी 1 वोल्ट
कब जब when 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb from one point to the other. So potential difference is said to be 1 volt, and that is an electric field when 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb between 2 points in an electric field. ओके, तो ये है 1 वोल्ट की डेफिनेशन। नेक्स्ट आपसे पूछा है ड्रॉ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट ऑफ ए सेल ऑफ 1.5 वोल्ट 5 ohm and 10 ohm resistor and a plug key all connected in series. Calculate the current drawn from the cell when the key is closed. Okay. तो आपको बनाना है स्कीमेटिक डायग्राम तो जिसमें आपको कनेक्ट करना है सेल ऑफ 1 और इसमें है 2 रेजिस्टर्स। ओके, ये है एक रेजिस्टर और सभी कनेक्टेड है सीरीज में। Okay, now this resistors are of 5 ohm and 10 ohm और ये connected है, they are connected to a cell. Then there is a key that is closed. Then this key is closed. So connect ammeter. Then negative. Let's give the direction of the current. Okay. This is closed key. This is cell of 1.5 volt. Okay, all of them are connected in series. We have to calculate the current drawn from the cell when the key is closed. Okay, when key is closed, यहाँ पे जो net resistance है, जो total resistance है, ये series में connected है तो 5 plus 10 ohm, which is equal to 15 ohm. और potential difference तो है वो है 1.5 volt. Now let's use the Ohm's law. तो V is equal to रहता है IR, we have to calculate I, which is V by R 1.5 by 15. So this is 1 by 10, which is equal to 0.1 ampere. So 0.1 ampere का करंट जो है वो फ्लो करेगा जब की को हम क्लोज करेंगे। और 0.1 एम्पियर को आप 100 मिली एम्पियर भी लिख सकते हो। और लेट्स कीप इट एज 0.1 एम्पियर, मिली एम्पियर, सॉरी 100 मिली एम्पियर।